नमस्कार, मैं मनीष मुरारी दिशा ऑनलाइन क्लास पर आपका स्वागत करता हूं, है ना। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, और सभी लोग क्लास को लाइक करके और क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, वैश्वीकरण चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 6 है, वैश्वीकरण। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। ये चैप्टर है आपका वैश्वीकरण, और इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। ये पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ लिए थे। इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं, है ना। आज हम लोग इस चैप्टर का करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और उसके बाद हम लोग का ये जो चैप्टर है वैश्वीकरण, ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स में एक और चैप्टर हो पाएगा, है ना। इकोनॉमिक्स में एक और चैप्टर है बस। इसके बाद एकमात्र चैप्टर आपका बच गया है, उस चैप्टर को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद पूरा एसएसटी मतलब पूरा आपका इकोनॉमिक्स खत्म, पूरा इकोनॉमिक्स आपका खत्म हो जाएगा। तो फिर हम आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो बस एक चैप्टर और आपका बच चुका है इकोनॉमिक्स में। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, फिर जो है हम लोग इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। चले, तो थोड़ा सा आज क्लास लेट हो चुका है ना। क्लास ये 7:30 बजे होने वाला था, लेकिन थोड़ा सा ये क्लास जो है लेट हो चुका है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। संजय सर भी आ चुके हैं ऑफिस में, और संजय सर आज से आपका सारा क्लास लेंगे। संजय सर आ चुके हैं, और ऐसे भी आपका क्लास हो रहा था। आज यहाँ आ गए, पूर्णिया आ गए हैं, तो अभी पूर्णिया से आपका सारा क्लास आज से होगा, है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। स्टार्ट करें हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं, है ना। चैप्टर पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण, है ना। वैश्वीकरण चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के हम लोग सारे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में जितना भी है ना, जितना भी आपका क्या है, जितना भी आपका टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर के पूरे हम लोग टॉपिक वाइज पूरा जो है एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, है ना। टॉपिक वाइज हम लोग पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुके हैं। पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, है ना। पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ये पूरा इस चैप्टर का टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट जो है आपको ऐप पर हम लोग कंप्लीट करवा चुके हैं आपको, है ना। आप वहाँ अच्छे से देख चुके होंगे, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जो लोग नहीं देखे होंगे तो ऐप पे आप इसका टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, या यूट्यूब पे पिछले साल का जो पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। आप इस क्लास को देख रहे हैं क्रैश कोर्स के ड्रीम 450 बैच के माध्यम से। ड्रीम 450 बैच का क्रैश कोर्स भी आ चुका है ना। और ये 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, ये 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है ना। और यह जो क्रैश कोर्स है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए है, जो मात्र 251 रुपये में है। अभी से लेकर एग्जाम तक आपको 251 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे पढ़ाई होगा, चाहे मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, सारा सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। और इस क्लास में आपको सारा सब्जेक्ट का लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ जो प्रिंटेड नोट्स होगा वो भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर। दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर आपको सारा चीज़ मिलने वाला है। तो सभी लोग, जो लोग नए बच्चे होंगे, दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। नई आर्थिक नीति एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना। कब लाया गया था भारत में, 1991 ईस्वी में भारत में लाया गया था। 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति भारत में लाया गया था। इसके 3 अंग हैं। इसके कितने अंग हैं, इसके 3 अंग हैं। कितने अंग हैं, 3 अंग है। नई आर्थिक नीति को भारत में जब लाया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, है ना। पीवी नरसिम्हा राव।
पीवी नरसिम्हा राव जो है भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, है ना। और इसके साथ ही आपको याद रखना भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह। भारत के वित्त मंत्री का नाम क्या था, मनमोहन सिंह। ये मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्हीं के द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है। तो नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में लाया गया। नई आर्थिक नीति के 3 अंग हैं। नई आर्थिक नीति पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में लाया गया था और उस समय भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। नई आर्थिक नीति क्यों लाया गया था, तो अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए इसको लाया गया था, है। नई आर्थिक नीति को क्यों लाया गया था, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए इसको लाया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए इसको लाया गया था, है ना। तो इतना बात आपको नई आर्थिक नीति के बारे में ध्यान रखना है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। नई आर्थिक नीति के 3 अंग हैं। कौन कौन अंग है, पहला निजीकरण अंग है, सही है। वैश्वीकरण भी इसका अंग है, उदारीकरण भी इसका अंग है, लेकिन राष्ट्रीयकरण जो है ये नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। नई आर्थिक नीति के 3 अंग है, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण नई आर्थिक नीति का अंग है, लेकिन राष्ट्रीयकरण नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, सरकारी बनाना, कोई भी चीज को सरकारी बनाना राष्ट्रीयकरण कहलाता है ना। कोई बैंक है प्राइवेट, उसको सरकारी बना दिया तो इसी को हम लोग राष्ट्रीयकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो है नई आर्थिक नीति का ये अंग नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चले नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं, जो कंपनी 2 या 2 से अधिक देशों में काम करता है। जो कंपनी 1 से अधिक देश में काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। 1 से अधिक देश में, है ना, 1 से अधिक देश में जो कंपनी क्या करता है, 1 से अधिक देश में जो कंपनी क्या करता है, काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, है ना। तो जो कंपनी 1 से अधिक देश में काम करता है उसको हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए फोर्ड मोटर्स, ये मोटर्स का बनाने का कंपनी है फोर्ड मोटर्स। सैमसंग मोबाइल का कंपनी है, कोका कोला, है ना, ये आपका कोल्ड ड्रिंक्स का कंपनी है। तो ये सब जो कंपनी है, ये सब कंपनी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। मतलब अलग अलग देशों में ये सब कंपनी चलता है ना। सिर्फ भारत में ही नहीं चलता ये सब कंपनी, और दूसरे देशों में भी ये कंपनी चलता है। इसीलिए यह जो कंपनी है क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये सब कंपनी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। वैश्वीकरण का अर्थ आपको हम बताएं, वैश्वीकरण का परिभाषा क्या होता है, विश्व का एकीकरण, है ना। विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़ना, विश्व के किसी भी देश को दुनिया के अन्य देशों के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा, आयात पर नियंत्रण, मतलब कोई भी सामान को आयात दूसरे देश में लाने पर नियंत्रण करना, ये अर्थ है। नहीं, निर्यात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण मतलब कोई सामान को दूसरे देश में भेजने पर नियंत्रण करना, यह भी नहीं है। क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का एक और नाम क्या है, भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण का एक और नाम क्या है, भूमंडलीकरण भी वैश्वीकरण का ही नाम है। भूमंडलीकरण भी किसका नाम है, वैश्वीकरण का ही नाम है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, भूमंडलीकरण जो आपका है यह वैश्वीकरण का ही नाम है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1995 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। 164 देश हैं, 164 देश इसके क्या है, सदस्य हैं। टोटल विश्व व्यापार संगठन में कितने देश हैं, 164 देश हैं। और विश्व व्यापार जो संगठन है इसका काम क्या है, विश्व में व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व में व्यापार के लिए नियम कानून को बनाना, विश्व में व्यापार को बढ़ावा देना और विश्व में व्यापार के लिए क्या करना, नियम कानून को बनाना, इसका क्या है, काम है। और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो इतना बात आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है ना। 149 देश है, अच्छा 149, एक मिनट, 149 सदस्य देश, हाँ चलो 149 जो है इसमें सदस्य देशों का संख्या है ना। 149 सदस्य देशों का क्या है, संख्या है, ठीक है।
है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है, लघुत्तरीय में भी पूछे तो इतना बात आप लिख देंगे तो लघुत्तरीय आपका हो जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट अगर याद रहेगा आपको तो लघुत्तरीय में भी आप इसके बारे में आराम से लिख सकते हैं खुद से, है ना, खुद से लिख सकते हैं अगर ये पॉइंट आपको इतना याद रहे, इसके बारे में इतना फैक्ट्स याद रहे तो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चले, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने होते हैं, वैश्वीकरण का कितना अंग है। तो हम लोग देखे थे वैश्वीकरण का टोटल 5 अंग है। वैश्वीकरण का कितना अंग है, वैश्वीकरण का 5 अंग है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि नई आर्थिक नीति के 3 अंग हैं, है ना, नई आर्थिक नीति के 3 अंग हैं और वैश्वीकरण के 5 अंग हैं। दोनों इंपोर्टेंट है, दोनों आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए नई आर्थिक नीति के कितने अंग हैं तो 3, है ना, नई आर्थिक नीति के 3 अंग है ना, नई आर्थिक नीति में 3 अंग है, लेकिन वैश्वीकरण में आपका 5 अंग है। वैश्वीकरण में आपका कितना अंग है, वैश्वीकरण में आपका 5 अंग है ना, वैश्वीकरण में आपका 5 अंग है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है, नई आर्थिक नीति के 3 अंग है और वैश्वीकरण के 5 अंग है। नई आर्थिक नीति के 3 अंग है और वैश्वीकरण के कितने अंग है, 5 अंग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। नई आर्थिक नीति का अंग कौन कौन है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों क्या है, नई आर्थिक नीति का अंग है। तीनों नई आर्थिक नीति का क्या है, अंग है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण तीनों क्या है, आर्थिक नई आर्थिक नीति का अंग है ना, तीनों नई आर्थिक नीति का अंग है ना। नई आर्थिक नीति का तीनों अंग है। निजीकरण हम लोग किसको कहते हैं, सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में देना, निजीकरण कहलाता है ना। उदारीकरण किसको कहते हैं, तो उद्योग को लाइसेंस, टैक्स आदि के झंझट से मुक्त करना उदारीकरण कहलाता है। और उसके बाद बात करें वैश्वीकरण का तो विश्व का एकीकरण, विश्व के अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो तीनों का परिभाषा भी ध्यान रखिएगा, है ना। और नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो तीनों को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है नई आर्थिक नीति में किसे शामिल नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे शामिल नहीं किया गया है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था ये नहीं शामिल किया गया है, उदारीकरण इसको शामिल किया गया, वैश्वीकरण इसको भी शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका हो जाएगा कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया है, उदारीकरण और वैश्वीकरण को शामिल किया गया है, उदारीकरण और वैश्वीकरण को शामिल किया गया है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। देखते हैं हम लोग विदेशी ब्रांड कौन नहीं है ना। जैसे हुंडई है कार कंपनी, टोयोटा है कार का कंपनी, फोर्ड है कार का कंपनी, टाटा भी कार बनाता है, उसके अलावा बहुत सारा चीज़ बनाता है। लेकिन अपना जो टाटा है ना, ये जो टाटा है ये जो है भारत की कंपनी है ना। ये कहाँ की कंपनी है, टाटा, ये अपना भारत का कंपनी है ना। और टाटा स्टील हम लोग पढ़े हैं ना, टिस्को जो है टाटा का ही है। इसका स्थापना सबसे पहले 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, जमशेदपुर में। कहाँ पर, जमशेदपुर में इसका स्थापना किया गया था, जमशेदपुर में। इसके संस्थापक कौन है, जमशेदपुर में इसका स्थापना किया गया था जमशेद जी टाटा, है ना। टाटा जो है इसके संस्थापक जमशेद जी टाटा थे। और जमशेद जी टाटा इसके क्या थे, संस्थापक थे। और अभी वर्तमान में इनके, है ना, रतन टाटा जो इनके ये थे उनका मृत्यु हो गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि विदेशी ब्रांड टाटा जो है विदेशी ब्रांड नहीं है, यह भारतीय ब्रांड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है WTO की स्थापना किस वर्ष हुई। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका स्थापना हम लोग देखें 1995 ईस्वी में हुआ, है ना। इसमें 149 देश है। इसमें कितने देश है, 149 देश है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसमें विश्व व्यापार के नियम को ये क्या करता है, बनाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। तो WTO का स्थापना 1995, WTO का स्थापना क्या हो जाएगा, 1995। WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। WTO में कितने सदस्य हैं, 149। WTO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। इसका काम क्या है, विश्व व्यापार के लिए नियम को बनाना, विश्व व्यापार के लिए नियम को बनाना इसका काम है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कौन कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी जो कंपनी एक से अधिक देशों में काम करता है। जो कंपनी एक से अधिक देशों में काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, है ना। वैसा कंपनी जो एक से अधिक देशों में काम करता है उसको हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। इसमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, ये सब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये सब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के नियम को कौन निर्धारित करता है, तो WTO कौन करता है, WTO अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के नियम को निर्धारित करता है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व व्यापार संगठन जो है, यह क्या करता है, व्यापार संबंधी नियम को बनाता है ना। तो विश्व बैंक नहीं बनाता, ISF ये भी नहीं बनाता है, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये भी नहीं बनाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, विश्व में व्यापार संबंधी नियम को बनाने वाला संस्था कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। यहाँ पर होना चाहिए WTO रहता अगर तो हो जाता इसका सही आंसर, लेकिन WTO इसमें नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि वैश्वीकरण को और क्या कहा जाता है, वैश्वीकरण को और क्या कहा जाता है, भूमंडलीकरण, WTO, निजीकरण, उदारीकरण। तो वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। भूमंडलीकरण मतलब ये होता है विश्व को आपस में जोड़ना, विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है ना, भूमंडलीकरण कहलाता है ना। विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है कि विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। विश्व के जितने भी देश हैं उसको आपस में जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। तो इंपोर्टेंट परिभाषा है, पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के, है ना, वैश्वीकरण के कारण दो देशों के उत्पादक के बीच प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, दो देशों के बीच जो उत्पादक होता है, जो कंपनी होता है, उसमें प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन क्या होता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है। वैश्वीकरण होने से दो देशों के उत्पादक के बीच प्रतिस्पर्धा का क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कम होगा कि बढ़ जाएगा कि घटते बढ़ते रहेगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कंपटीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। दो कंपनी मार्केट में आ जाएगा, एगो भारत का, एगो चीन का। तो चाइना वाला कंपनी ज्यादा चलने लगता है ना, चाइना वाला कंपनी ज्यादा चलने लगता है, भारत वाला कंपनी, भारत का सामान नहीं बिकना बंद हो जाता है। क्यों, तो भारत का सामान महंगा होता है, चाइना का सामान क्या होता है, सस्ता होता है, यानी कंपटीशन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। दो देश का सामान अवेलेबल है, तो जिसका अच्छा होगा उसी को लोग खरीदेगा, जिसका अच्छा होगा उसी को लोग खरीदेगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है। वैश्वीकरण का विशेषता क्या है, वस्तु का मुक्त प्रवाह, इसमें वस्तु का मुक्त प्रवाह होता है। वस्तु मतलब एक देश से दूसरे देश में जाता है, सही बात है। पूंजी का मुक्त प्रवाह मतलब पूंजी एक देश से दूसरे देश में जाता है, ये भी बात सही है। प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह मतलब टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर होता है, ये भी बात सही है। वैश्वीकरण के कारण क्या क्या होता है, वस्तु एक देश से दूसरे देश में जाता है ना, पूंजी एक देश से दूसरे देश में जाता है, और टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में जाता है, टेक्नोलॉजी भी एक देश से दूसरे देश में जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार के एकीकरण को क्या कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार का एकीकरण मतलब पूरा दुनिया के बाजार को एक करना क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण कहलाएगा। पूरे दुनिया के बाजार को एक करना क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण कहलाता है ना। वैश्वीकरण क्या, अंतरराष्ट्रीय बाजार को एक करना, विश्व को एक करना, है ना। पूरे विश्व के बाजार को एक करना क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण कहलाएगा, है ना। दुनिया के सभी देशों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, है ना। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो बताइएगा विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, है ना। एक मिनट, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, जल्दी से आप लोग बताइए। 149 आप लोग बोल रहे हैं, 149 इसमें है। आप लोग के पास कौन सा बुक है, एक मिनट हम मिला लेते। मैं ये एकदम बढ़ते घटते रहता है, तो बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में 149 ही दिया हुआ 2006 के अनुसार, है ना। 2006 के अनुसार 149 दिया, लेकिन यहाँ पे 149 ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 164 हो जाएगा ना। वर्तमान में 164 यही है ना, वर्तमान में 164 ही है ना, तो 149 तो है नहीं। तो WTO में वर्तमान में कितने देश हैं, 164 देश हैं, तो 164 हो जाएगा। न्यू बुक में अपडेट आया होगा कहीं। चलो 164 वर्तमान में है, तो यहाँ पे हम लोग 164 लगा देंगे अब, है ना। 164 है, लेकिन बुक में हम लोग का 149 ही दिया हुआ है 2006 का डाटा, है ना। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, बुक में 149 दिया, अगर 149 ऑप्शन रहेगा तो 149 नहीं है तो 164 लगा सकते हो, इसे
ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, आ सकता है फ्यूचर में। नेक्स्ट है व्यापार पूंजी तकनीक एवं सूचना। व्यापार पूंजी तकनीक एवं सूचना के प्रवाह से प्रोत्साहन मिलता है। क्या चीज को? व्यापार ज्यादा होता है, व्यापार होता है, पूंजी होता है, टेक्नोलॉजी होता है, सूचना होता है, सबके प्रवाह से किसको प्रोत्साहन मिलता है? निजीकरण को, है ना, निजीकरण को बढ़ावा मिलता है, या वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है, या उदारीकरण को बढ़ावा मिलता है? व्यापार पूंजी तकनीक एवं सूचना के प्रवाह से किसको प्रोत्साहन मिलता है? ज़्यादा व्यापार होता है, ज़्यादा मतलब सब कुछ आता है ना, ज़्यादा व्यापार होता है, ज़्यादा आपका क्या होता है कि पूंजी तकनीक और सूचना सब कुछ का प्रवाह होता है, तो इससे क्या होता है? वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। किसको? वैश्वीकरण को इससे बढ़ावा मिलता है ना। नेक्स्ट है जब एक विशालकाय भवन को बाजार के रूप में बदल दिया जाता है, माने एक भवन है और उसको बाजार के रूप में बदल दिया जाता है, यानी एक भवन में दुनिया का सब सामान उपलब्ध करवा दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मंडी कहते हैं कि दुकान कहते हैं कि मॉल कहते हैं? क्या कहते हैं? मॉल कहते हैं, है ना। जब एक ही मकान में एक ही छत के नीचे, है ना, जरूरत के सारे सामान को उपलब्ध करवा दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जो है मॉल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मॉल के नाम से जानते हैं, है ना। जब एक ही बाजार के नीचे, एक ही छत के नीचे, है ना, विश्व के सभी जरूरत का सभी सामान उपलब्ध करवा दिया जाता है, तो उसको हम लोग मॉल के नाम से जानते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उदारीकरण का तात्पर्य क्या है? उदारीकरण का परिभाषा क्या है ना। उदारीकरण का परिभाषा हो गया अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियंत्रण को समाप्त करना, है ना। ठीक है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियंत्रण को समाप्त करना, MRTPC एक्ट से छूट देना, या निजी क्षेत्र के उद्योगों का विस्तार करना, है ना। ये उदारीकरण में क्या क्या आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उदारीकरण मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियंत्रण को समाप्त करना। अर्थव्यवस्था पर जो आर्थिक नियंत्रण है उसको क्या कर देना? समाप्त कर देना। अर्थव्यवस्था के आर्थिक नियंत्रण को समाप्त कर देना क्या कहलाएगा? उदारीकरण कहलाएगा, है ना। तो ये सही है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियंत्रण को समाप्त करना क्या कहलाएगा? उदारीकरण कहलाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला। ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट आपका है बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा दूसरे देश में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी दूसरे देश में निवेश कैसे करता है? कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी, है ना, कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी दूसरे देश में निवेश कैसे करता है? नया कारखाना लगा करके भी कर सकता है। स्थानीय कंपनी को खरीद करके, वहाँ के कंपनी, छोटा कंपनी को खरीद करके अपना वहाँ पर काम चालू कर सकता है, या स्थानीय कंपनी से साझेदारी करके, कोई भी स्थानीय कंपनी है उसके साथ जो है क्या करके साझेदारी यानी पार्टनरशिप करके भी कर सकता है ना। तो कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी दूसरे देश में निवेश करने का क्या सामान्य तरीका है? कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी अगर दूसरे देश में निवेश करता है तो ये सब काम करता है। नया कारखाना लगा सकता है, या वहाँ के किसी कंपनी को खरीद लेता है, या, है ना, किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेता है, और इस तरीका से कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी, है ना, निवेश करता है। नेक्स्ट है पार्ले ग्रुप के थम्सअप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? जो थम्सअप ब्रांड है ना, ये पहले पार्ले ग्रुप का था। मतलब पार्ले ग्रुप का बहुत सारा चीज़ आता है, बिस्कुट, चॉकलेट, ये सब चीज़, बहुत सारा चीज़ आता है पार्ले ग्रुप का। तो थम्सअप जो है पहले इसी का था, लेकिन थम्सअप को कौन खरीद लिया, है ना। थम्सअप को कौन खरीद लिया? थम्सअप जो ब्रांड है इसको कौन खरीद लिया है? तो आपको याद रखना है, थम्सअप को कौन खरीद लिया है, तो आपको ध्यान रखना है थम्सअप को कौन खरीद लिया है ना। चले, थम्सअप को कौन खरीद लिया बताइएगा? थम्सअप को किसने खरीद लिया है? कौन खरीद लिया? कोका कोला, है ना। कोका कोला जो है थम्सअप को खरीद लिया है। कोका कोला क्या कर लिया है? थम्सअप को खरीद लिया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि कोका कोला थम्सअप को खरीद लिया है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कौन ऐसा कंपनी है जो भारत का है और बहुराष्ट्रीय भी है, मतलब अलग अलग देशों में काम कर रहा है? तो नोकिया, डाबर, सैमसंग। ये डाबर भारत का है लेकिन मतलब बहुराष्ट्रीय भी है, यही भी भारत का भी है और बहुराष्ट्रीय भी है, डाबर, है ना। डाबर जो कंपनी है इसका आप लोग, है ना, देखते होंगे ग्लूकोच डी आता है, या दंतमंजन आता है, बहुत सारा चीज़ आता है। डाबर का टूथपेस्ट आता है, मतलब बहुत सारा चीज़ यूज करने वाला आता है। तो ये जो डाबर कंपनी है ये भारत का ही है और ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। डाबर कंपनी कहाँ का कंपनी है? भारत का है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। टाटा भी भारत का कंपनी है और बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है,
नेक्स्ट है निजीकरण का क्या तात्पर्य है। निजीकरण का परिभाषा क्या होता है? सरकारी चीजों को निजी हाथों में देना, सरकारी कंपनी को निजी हाथों में देना क्या कहलाता है? सरकारी कंपनी को निजी हाथों में देना निजीकरण कहलाता है। यानी कोई सरकारी कंपनी है, उसको किसी निजी हाथों में दे दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे उसको हम लोग निजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। तो निजीकरण का मतलब क्या हो गया? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को, यानी सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र के हाथों में हस्तांतरित करना, मतलब ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। निजी क्षेत्र पर से अनावश्यक प्रतिबंध हटाना, ये तो उदारीकरण हो गया। निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका या उपयुक्त सभी के हाथ हस्तांतरित, है ना। तो मेनली जो हो गया, ये हो गया निजी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र के हाथ में हस्तांतरित करना क्या कहलाएगा? निजीकरण कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका है वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है? वैश्विक गांव क्या है? वैसा गांव, है ना, वैसा स्थान, वैसा जगह जहां दुनिया के हर देश के लोग रहते हो, हर धर्म के लोग रहते हो, हर विचार को मानने वाले लोग रहते हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैश्विक गांव कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैश्विक गांव कहेंगे, है ना। तो वैश्विक गांव जो है आधुनिक यानी मॉडर्न युग की अवधारणा, आधुनिक युग की अवधारणा। पहले ये सब नहीं होता था, लेकिन अभी मॉडर्न युग में वैश्विक गांव बसने लगा है ना, जहां पर दुनिया के हर देश के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ दुनिया के हर देश के लोग रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है? तो एप्पल भारत का नहीं है, रीबॉक, सैमसंग, ये सब भारत का नहीं है। टाटा जो है भारतीय कंपनी है और बहुराष्ट्रीय कंपनी भी है। टाटा भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट है भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? भारत में नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में लाया गया और इसी से निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। तो वैश्वीकरण जो है 1991 ईस्वी में लाया गया। वैश्वीकरण कब लाया गया? 1991 ईस्वी में लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है? आईटी सेक्टर का केंद्र बन चुका है, जिसको हम लोग जो है किस किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग जो है ना भारत का सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। कौन ऐसा शहर है जिसको हम लोग भारत का सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं? सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। तो भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसको हम लोग सिलिकॉन सिटी या इलेक्ट्रॉनिक सिटी यानी इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं? तो वो आपका बंगलुरु। क्या है? बंगलुरु। बेंगलोर जो आपका शहर है ना, बेंगलोर जो शहर है ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन चुका है ना। यहाँ पर इसको हम लोग सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ जितना भी आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वगैरह है वो सब कुछ का ये जो है केंद्र बन चुका है पूरा, है ना, देश में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व है, पूरा दुनिया में आर्थिक वर्चस्व किसका है? ब्रिटेन का, अमेरिका का, फ्रांस का या रूस का? तो वर्तमान में अमेरिका का वर्चस्व है। किसका? अमेरिका का पूरा दुनिया में क्या चलता है? वर्चस्व चलता है। नेक्स्ट, अमेरिका से पहले किस देश को पूरे दुनिया पर राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व बना हुआ था? अमेरिका से पहले किस देश का पूरा दुनिया में वर्चस्व था? इंग्लैंड का। किसका? इंग्लैंड का पहले इंग्लैंड का पहले वर्चस्व था। अमेरिका से पहले किसका वर्चस्व था? इंग्लैंड का वर्चस्व था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, अमेरिका से पहले इंग्लैंड का वर्चस्व था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया? वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव कहाँ हुआ? कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में, रोजगार क्षेत्र में, बैंक में या उद्योग में? तो इसका कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में भी असर पड़ा है। सबसे ज़्यादा असर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ही पड़ा है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में इसका सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का। निम्नलिखित में से किस राज्य में आधार संरचना के कारण वैश्वीकरण का प्रभाव कम पड़ा? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ आधारिक संरचना उतना डेवलप नहीं था, मतलब उतना विकास नहीं हुआ था, जिस वजह से क्या होता है कि वहां पर वैश्वीकरण का प्रभाव कम होता है? तो बिहार में आधार संरचना बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, इस कारण से बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव कम पड़ा, है ना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है एलपीजी का अर्थ क्या है? लाइब्रेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसी को नई आर्थिक नीति जो है इसमें 3 अंग है और उसको एलपीजी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नई आर्थिक नीति को हम लोग एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। इसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तीनों है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों आ जाता है इसी में, है ना। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों आ जाता है कहाँ? एलपीजी में। कहाँ आ जाता है? एलपीजी में आ जाता है ना। नेक्स्ट आपका है भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति कब लाया? नई आर्थिक नीति एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में लाया गया। इसके 3 अंग हैं, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण।
ठीक है। समाज का ऐसा वर्ग समूह जो सामान्य उपभोग के सुविधा से वंचित होते हैं क्या कहलाते हैं? समाज का ऐसा वर्ग जिसको सामान्य उपभोग का सुविधा भी नहीं मिलता, जो सामान्य जरूरत का चीज है वो भी नहीं मिलता, उसको क्या कहेंगे? पूंजीपति कहेंगे, उद्योगपति कहेंगे, मिडिल क्लास कहेंगे? नहीं, उसको क्या कहेंगे? आम आदमी कहेंगे। क्या कहेंगे? आम आदमी के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। 85% लोग हमारे देश में क्या है? आम आदमी है। 85% लोग हमारे देश में आम आदमी है जिसको मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पाता, मतलब उसको जो जरूरत का सामान है वो उसको उपलब्ध नहीं हो पाता है ना। ये भारत का हाल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें। चलिए, इतना ही क्वेश्चन है, टोटल 43 क्वेश्चन आपका टोटल यहाँ तक जो है, जो क्वेश्चन था इसमें, जो भी क्वेश्चन इसमें था हम लोग देखें, शायद नंबरिंग गलती था, तो 40 के आसपास शायद क्वेश्चन था। तो इसमें से आपका कितना सही, मतलब देखिएगा कितना गलत हुआ ये बता दिए सही। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? चले अब हम लोग सब्जेक्टिव पे। एक बच्चा कह रहा है 27 गलत है। पार्ले थम्सअप को कौन खरीद लिया? कोको कोला ही ना खरीद सकता है। चलिए अब सब्जेक्टिव पे हम लोग चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं, है ना। चले सब्जेक्टिव पे, चले सब्जेक्टिव पे चले। आप सब लोग एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, है ना। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जो लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। लघुत्तरीय प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। यहाँ तक हम लोग देखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, अब हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, है ना। पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं, तो आपको सारा परिभाषा सब कुछ हम समझा चुके हैं। हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को अब देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में ज़्यादातर परिभाषा ही पूछा जाता है, तो उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो आपको हम बताए हैं कई बार कि विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। विश्व के जितने भी देश हैं उसको आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे भारत है, तो भारत है, इसको दुनिया के अन्य देशों के साथ जोड़ना क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण। विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़ देना, जैसे चीन के साथ जोड़ दीजिए, इसको नेपाल के साथ जोड़ दीजिए, है ना, नेपाल के साथ जोड़ दीजिए, इधर आप भूटान के साथ जोड़ दीजिए, इधर जो है बांग्लादेश के साथ जोड़ दीजिए, तो यही वैश्वीकरण है। यही क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण, है ना। तो वैश्वीकरण का आपको परिभाषा याद रखना है कि विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़ना, जितने भी देश हैं उसको क्या करना? आपस में जोड़ देना, क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण कहलाएगा। एक देश, विश्व का एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ता है, यही क्या कहलाता है? यही वैश्वीकरण कहलाता है। इतना ही इसका परिभाषा है मेन। इसके बारे में एक दो लाइन चाहे तो लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण से पूंजी, वस्तु और प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है। वैश्वीकरण के कारण क्या होता है? पूंजी, वस्तु और टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर होता है। पूंजी, वस्तु और टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में क्या होता है ना, ट्रांसफर होता है। पूंजी, वस्तु और टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर होता है। और वैश्वीकरण में तीन चीज होता है। वैश्वीकरण जो होता है वो निजीकरण और उदारीकरण का प्रभाव होता, परिणाम होता है। वैश्वीकरण निजीकरण और उदारीकरण के कारण आता है। निजीकरण और उदारीकरण के कारण क्या आता है? वैश्वीकरण आता है। निजीकरण और उदारीकरण के कारण वैश्वीकरण आता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। सिर्फ ऊपर का भी लिख देंगे आप तब भी हो जाएगा। विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। विश्व के जितने भी देश हैं उसको आपस में क्या करना? जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? जो कंपनी एक से अधिक देश में काम करता है उसी को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जो कंपनी एक से अधिक देश में काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कंपनी एक से अधिक देशों में काम करता है उसको हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, है ना। कह रहा है कि जो कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखता है उसे हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है? एक से अधिक देशों में, है ना, जो कंपनी एक से अधिक देशों में अपना उत्पादन और नियंत्रण पर स्वामित्व रखता है, या सीधा लिख सकते हैं इसके बदला काम करता है। सीधा लिख सकते हैं काम करता है। जो कंपनी एक से अधिक देशों में काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे भारत का हम लोग देखें, भारत में देखिए टाटा मोटर्स कंपनी है, कोका कोला कंपनी है ना। तो ये सब जो है क्या है? ये सब कंपनी आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मतलब एक से अधिक देशों में ये कंपनी काम करता है। ये सब कंपनी क्या करता है? एक से अधिक देशों में कंपनी ये सब काम करता है।
ठीक है। तो जो कंपनी एक से अधिक देशों में काम करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा, विश्व व्यापार संगठन क्या है, WTO क्या है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह कब और क्यों स्थापित किया गया। 3 क्वेश्चन है इसमें। विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह कब और क्यों स्थापित किया गया, तो आपको बताना है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो बताना है आपको कि विश्व व्यापार एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है मतलब पूरा दुनिया का एक संगठन है ना। यह विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ, 1995 में हुआ था। और यह क्यों स्थापित किया गया, तो विश्व में व्यापार को बढ़ाने के लिए इसका स्थापना किया गया था। विश्व के व्यापार के लिए विश्व के व्यापार का नियम कानून बनाने के लिए इसका स्थापना किया गया था। तो विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम को निर्धारित करता है। विश्व व्यापार संगठन है ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाता है। और विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। विश्व व्यापार संगठन क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना आपको कब हुआ, 1995 ईस्वी में हुआ। और विश्व व्यापार संगठन का काम क्या है, तो विश्व व्यापार संगठन का काम है ना, विश्व व्यापार संगठन का काम क्या है, विश्व व्यापार संगठन का आपका काम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम कानून बनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम कानून बनाना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1991 के आर्थिक सुधार से आप क्या समझते हैं। भारत में 1991 के आर्थिक सुधार से आप क्या समझते हैं। हम लोग देखते हैं भारत में 1991 में एक नई आर्थिक नीति लाया गया। भारत में 1991 में एक नई आर्थिक नीति लाया गया। और इस नई आर्थिक नीति के 3 अंग हैं, है ना। इस नई आर्थिक नीति के 3 अंग हैं, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण इसके 3 अंग होते हैं। ये क्यों लाया गया था, है ना। ये क्यों लाया गया था, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए लाया गया था आपका नई आर्थिक नीति। तो इसी को आपको लिखना है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लाया गया। नई आर्थिक नीति के 3 अंग हैं, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, है ना। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण नई आर्थिक नीति के 3 अंग हैं, है ना। ठीक है, चलिए तो यही बात को आपको क्या कर देना, लिख देना है ना। कि 1991 ईस्वी में 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधार के लिए, देश में आर्थिक सुधार के लिए एक नीति लाया गया, मतलब एक नीति लाया गया, मतलब एक नया नीति लाया गया, एक नया कानून लाया गया, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नई आर्थिक नीति कहते हैं। 1991 ईस्वी में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक नीति लाया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नई आर्थिक नीति कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नई आर्थिक नीति कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 1991 ईस्वी में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए, है ना, एक नीति लाया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग नई आर्थिक नीति कहते हैं, है ना। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि नई आर्थिक नीति के 3 अंग होते हैं। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। नई आर्थिक नीति उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति पर आधारित है। मतलब नई आर्थिक नीति के 3 अंग हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसमें 3 चीज पर ध्यान दिया जाता है, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण पर, है ना। इसीलिए इसको LPG के नाम से भी जाना जाता है। नई आर्थिक नीति को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, LPG नीति भी कहते हैं। नई आर्थिक नीति को हम लोग शॉर्टकट में LPG के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। सिंपल इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में लाया गया था। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में लाया गया। नई आर्थिक नीति के 3 अंग हैं, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। और नई आर्थिक नीति को हम लोग LPG के नाम से भी जानते हैं, है ना। नई आर्थिक नीति को हम लोग LPG के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चले हम लोग आगे। नेक्स्ट आपका है, उदारीकरण को परिभाषा दीजिए। उदारीकरण का मतलब समझाइए। उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण का मतलब समझाना है। तो हम लोग देखते हैं, उद्योग पर जो अनावश्यक प्रतिबंध लगा दिया जाता है, मतलब रोक लगा दिया जाता है लाइसेंस का, है ना, टैक्स का, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं उदारीकरण, है ना। जो उद्योग होता है, कोई फैक्ट्री उक्ट्री लगाने पर जो अनावश्यक प्रतिबंध होता है उसको हटाना, जो फालतू का प्रतिबंध है, फालतू का जो चीज रोक है उसको हटा देना, है ना, क्या कहलाता है, उसको क्या कहलाता है, तो कहलाता है आपका, है ना, क्या कहलाता है, आपको कहलाता है उदारीकरण। क्या कहलाएगा, उदारीकरण कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए
तो सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंध, सरकार द्वारा जो अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध लगाया जाता है उसको हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। सरकार जो है बहुत सारा रूल नियम कानून लगा के रखता है, उसी को हटा देना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। जैसे लाइसेंस हो गया, टैक्स हो गया, ये सब को हटा देना क्या कहलाता है? ये सब को हटा देना ही उदारीकरण कहलाता है ना। जैसे फैक्ट्री खोलने पर सरकार लगाता है रूल, बहुत सारा रूल लगाता है, तो उस रूल को हटा दिया जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं, है ना। समझ गए? सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण, सरकार द्वारा जो भी अनावश्यक नियंत्रण लगाया गया, अनावश्यक प्रतिबंध लगाया गया है, उसको हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। ठीक, चले नेक्स्ट हम लोग देखें। चले, क्या हो रहा है? चले, यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट आपका है निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण भी हम लोग देखें। निजीकरण क्या होता है? सरकारी कंपनी को, कोई भी सरकारी कंपनी है उसको निजी हाथों में देना, मतलब प्राइवेट हाथों में देना निजीकरण कहलाता है। कोई भी सरकारी कंपनी को निजी हाथों में देना क्या कहलाता है? सरकारी कंपनी को निजी हाथों में देना निजीकरण कहलाता है। यानी कोई भी सरकारी कंपनी है उसको निजी हाथों में दे दिया जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है? निजी हाथों में दे दिया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं, है ना। कोई भी सरकारी कंपनी है उसको प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दिया जाता है उसको संभालने के लिए, तो इसको हम लोग निजीकरण के नाम से जानते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि सरकारी कंपनी को निजी हाथों में देना क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। सरकारी कंपनी को निजी हाथों में देना क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है बिहार में वैश्वीकरण का कोई दो नकारात्मक प्रभाव बताइए। वैश्वीकरण हुआ, इसका बिहार में क्या क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ा? वैश्वीकरण का बिहार में क्या क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ा, ये आपको बताना है। वैश्वीकरण के कारण बिहार में क्या क्या निगेटिव प्रभाव पड़ा, इसको आपको क्या करना है? बताना है। तो कह रहा है कि बिहार में वैश्वीकरण का निम्नलिखित निगेटिव प्रभाव पड़ा। पहला, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा। बिहार में जो कृषि और कृषि आधारित उद्योग था वह क्या हो गया? धीरे धीरे कम होने लगा, है ना। धीरे धीरे क्या होने लगा? कम होने लगा। कृषि और कृषि आधारित उद्योग जो है ये खत्म होने लगा, है ना। इस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उसके बाद है कुटीर और लघु उद्योग पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जो वैश्वीकरण के कारण जो बिहार के कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, वो भी क्या होने लगे? बंद होने के कगार पर पहुंच गए। बिहार के जो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग थे वो भी बंद होने के कगार पर पहुंच गए, है ना। नेक्स्ट है आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति के तीन विशेषता बताइए। हम लोग देखते हैं 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लाया गया, तो इसका क्या क्या विशेषता है, इसका क्या क्या काम है, नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या क्या था, नई आर्थिक नीति क्यों लाया गया था, 1991 में नई आर्थिक नीति लाया गया, इसका क्या क्या है ना, इसका क्या क्या उद्देश्य है, इसका क्या क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है ना। चलिए, नई आर्थिक नीति का क्या क्या उद्देश्य है इसको हम लोग देखते हैं। नई आर्थिक नीति का क्या क्या उद्देश्य है इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। साउंड प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम है क्या? तो नई आर्थिक नीति 1991 में लाया गया, इसमें क्या क्या उद्देश्य था इसका? तो इसका अलग अलग उद्देश्य था। जैसे क्या क्या उद्देश्य था? उत्पादन इकाई की कार्य कुशलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना। जो कंपनी है, फैक्ट्री है, उसके कार्य कुशलता और उसके उत्पादकता स्तर में सुधार लाना, है ना। उत्पादन इकाई की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना। कंपनी जो भी है, फैक्ट्री जो भी है, उसके प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना, अधिक से अधिक उसको प्रतियोगिता करना, है ना। ठीक है ना। उसके बाद विदेशी विनियोग एवं तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना, विदेशी पैसा का अधिक से अधिक उपयोग करना। यही सब क्या था? नई आर्थिक नीति का उद्देश्य था, है ना। उत्पादन इकाई के कार्य कुशलता एवं उत्पादकता में सुधार लाना। जो उत्पादन इकाई है, फैक्ट्री है, उसके
काम करने का तरीका, उसका जो उत्पादन करने का तरीका है उसमें सुधार लाना, है ना। उसके बाद उत्पादन इकाई की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना। उत्पादन इकाई मतलब जो फैक्ट्री है वो एक दूसरे से कंपटीशन करे, एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करे, ये कोशिश किया गया नई आर्थिक नीति में। उसके बाद जो है विदेशी विनियोग एवं तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना। विदेशी पैसा का क्या करना, अधिक से अधिक उपयोग करना। विदेशी जो पैसा है उसका अधिक से अधिक उपयोग करना, ये भी इसका क्या था, उद्देश्य था, है ना। विदेशी पैसा है, विदेशी टेक्नोलॉजी है, उसका अधिक से अधिक उपयोग करना। तो यहाँ तक हम लोग 8 लघुत्तरीय प्रश्न किए, 8 हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न किए। बताएंगे आप सब लोग 8 में से आप लोग का कितना समझ में आ गया, 8 में से कितना आप लोगों को समझ में आ गया। जो लोग पहले क्लास किए होंगे इसका, है ना, पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके होंगे तो उनको पूरा समझ में आ गया होगा। जो लोग भी चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट में चल रहे हैं, क्योंकि पहले से हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ा चुके हैं, एक एक करके अच्छे से सारे टॉपिक को समझा करके पढ़ा चुके हैं, इसीलिए क्वेश्चन आंसर को थोड़ा फास्ट में कर रहे हैं, है ना। तो जो लोग भी कॉन्सेप्ट इसका नहीं पढ़े हैं चैप्टर को, तो पहले चैप्टर पढ़ लीजिए, उसमें आराम आराम से पढ़ाया गया है ऐप पर, या आप यूट्यूब पे पिछले साल का क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बताइएगा 8 में से आप लोग का कितना कितना सही हुआ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। 8 में 8, 8 में 8, 8 में 7 सब लोग का हो रहा है, ठीक है। चलिए समझ में पूरा आता बट याद नहीं होता, नहीं याद समझना ही है। अगर समझ गए तो याद तो आप खुद से लिखने का प्रयास करिए, उसको प्रैक्टिस करना होगा खुद से लिखने का, तभी होगा। और बार बार रिवीजन और खुद से लिखने का प्रैक्टिस, दोनों चीज़ आपको करना होगा। पहले रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, एक बार पढ़ लिए, अब इसको एक बार पहले रिवाइज कर लीजिएगा, और उसके बाद खुद से लिखने का इसको प्रैक्टिस करना। कहीं पर ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं या, है ना, तब वहाँ पे क्वेश्चन आए तो इसको खुद से लिखने का प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा। एसएसटी में तो खुद से लिखने का प्रैक्टिस करना ही होगा ना। नेक्स्ट है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई, है ना, किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है। कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी कोई किसी देश में अपना फैक्ट्री लगाता है तो क्या क्या देख कर लगाता है। कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी होता है, कोई भी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होता है, वह किसी देश में अपना फैक्ट्री किस किस बात को देख करके लगाता है। तो ये बात ध्यान रखना है, आपको समझना है कि कोई भी अगर कंपनी कहीं पर फैक्ट्री लगाएगा, कोई विदेशी कंपनी कहीं पर फैक्ट्री लगाएगा तो वो किस किस बात को देख करके लगाएगा। तो पहला बात है सस्ता श्रम, मतलब मजदूर उसको सस्ता में मिल जाना चाहिए। सबसे पहले वो क्या देखेगा, कोई भी कंपनी को चलाने के लिए सस्ता मतलब मजदूर का जरूरत होता है, तो जहां पर सस्ता मजदूर उपलब्ध होगा कंपनी वहीं पर क्या करेगा, अपना फैक्ट्री लगाएगा, है ना। कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी वहीं पर अपना फैक्ट्री लगाएगा जहां पर उसको सस्ता मजदूर उपलब्ध हो, ठीक। तो कोई भी कंपनी अपनी फैक्ट्री लगाने से पहले क्या देखता है कि क्या यहाँ पर मजदूर उपलब्ध है या नहीं। अगर मजदूर उपलब्ध है, वो भी सस्ता मजदूर उपलब्ध है, तब जाके, है ना, तब जाके वहां पर क्या करता है, तब जाके वहां पर कोई कंपनी फैक्ट्री लगाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सस्ता कच्चा माल। अब कोई भी कंपनी को चलाने के लिए, कोई भी उत्पादन बनाने के लिए कच्चा माल का जरूरत होता है, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए कच्चा माल का जरूरत होता है। तो कोई भी कंपनी देखता है कि कच्चा माल कहाँ पर आसानी से उपलब्ध होगा और सस्ता दाम में उपलब्ध होगा। जहाँ पर कच्चा माल सस्ता दाम में उपलब्ध होता है वहीं पर कोई कंपनी अपना क्या करता है, कोई भी कंपनी अपना फैक्ट्री लगाता है ना, ठीक। नेक्स्ट आपका है प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, टेक्नोलॉजी की उपलब्धता। टेक्नोलॉजी की उपलब्धता, कोई भी कंपनी को उत्पादन करने के लिए टेक्नोलॉजी का जरूरत होता है। कोई कंपनी को कोई भी चीज़ बनाना होता है, उसके लिए उसको नया नया टेक्नोलॉजी का जरूरत होता है। तो जहाँ पर टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, है ना, जहाँ पर टेक्नोलॉजी वाले मजदूर उपलब्ध हो, टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, वहीं पर कोई कंपनी अपना फैक्ट्री लगाना चाहेगा, है ना। तो कोई भी कंपनी फैक्ट्री लगाने से पहले क्या क्या देखता है कि यहाँ पर सस्ता मजदूर उपलब्ध है या नहीं, है ना। सस्ता कच्चा माल देखता है, जहाँ सस्ता कच्चा माल होता है वहीं पर अपना क्या करता है, वहीं पर अपना फैक्ट्री लगाता है। और जहाँ पर टेक्नोलॉजी उपलब्ध होता है वहीं पर अपना क्या लगाता है, फैक्ट्री लगाता है। तो सस्ता मजदूर हो गया, सस्ता कच्चा माल हो गया, सस्ता श्रमिक हो गया, है ना। वहाँ पर कोई रोक टोक ना हो, ये भी देखता है कि कोई रोक टोक तो नहीं है, सरकार के द्वारा वहाँ पर क्या छूट दिया गया है, सरकारी नीति क्या है, ये भी देख करके कोई कंपनी फैक्ट्री लगाता है, सरकार का नीति, है ना,
ठीक है, वहाँ का बाजार, बाजार मतलब सामान जो बनेगा हम लोग का वो कहाँ बिकेगा ये देख करके भी है ना कोई कंपनी अपना फैक्ट्री लगाता है। तो बहुत सारा चीज़ है, इसको आप देख लीजिए, समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट है वैश्वीकरण का बिहार में पड़े प्रभाव को बताइए। वैश्वीकरण का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, वैश्वीकरण का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण का बिहार पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। वैश्वीकरण हुआ, इसका बिहार में कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है ना। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है, इसको हम लोग देखते हैं। आपके एग्जाम में अलग अलग पूछा जाता है, जैसे पूछेगा कि वैश्वीकरण का बिहार में सकारात्मक प्रभाव बताइए, मतलब अच्छा प्रभाव क्या क्या हुआ। वैश्वीकरण का बिहार में अच्छा प्रभाव क्या क्या हुआ ये आपसे पूछा जाएगा, या नकारात्मक क्या हुआ ये भी आपसे पूछा जाता है। कोई एक पूछ लिया जाता है, सकारात्मक या नकारात्मक, यहाँ पर दोनों एक साथ लिखा हुआ है। तो वैश्वीकरण का बिहार में सकारात्मक प्रभाव क्या होता है, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि। क्या होता है, कृषि उत्पादन में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण बिहार में कृषि उत्पादन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। कृषि का उत्पादन पहले से अधिक क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, ठीक है ना। दूसरा है निर्यात में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण बिहार में निर्यात में वृद्धि हुआ। बिहार बहुत सारे चीज को दुनिया के अलग अलग देशों में क्या करने लगा, भेजने लगा, है ना, ये चीज हुआ। उसके बाद है विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति। बिहार अपना सामान को दूसरे देश में जब भेजने लगा तो बिहार को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आया। बिहार में भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आया, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी बिहार में भी आया, है ना। बिहार अपना जब सामान बेचा तो उसको विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हुआ, तो ये भी बिहार को क्या हुआ, फायदा हुआ। ये भी बिहार को क्या हुआ, फायदा हुआ। इसके बाद है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि। बोला है कि वैश्वीकरण के कारण बिहार का जो जीडीपी है वो बढ़ा। बिहार का अगर हम लोग जो बात करें प्रति व्यक्ति आय है वो भी बढ़ा। वैश्वीकरण के कारण बिहार का जीडीपी भी बढ़ा है और बिहार का प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तु की उपलब्धता। वैश्वीकरण हुआ, इसके कारण बिहार में विश्व स्तरीय सामान उपलब्ध होने लगा। बिहार में बहुत सारा मॉल खुलने लगा, जिसमें आप देखते होंगे कि बिहार में विश्व स्तरीय सामान क्या होने लगा, उपलब्ध होने लगा। पहले बिहार में अच्छा कंपनी का सामान नहीं मिलता था, लेकिन वैश्वीकरण के कारण बिहार में भी अच्छे कंपनी का सामान आपको उपलब्ध हो गया है, ठीक है। उसके बाद रोजगार के अवसर में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण बिहार में रोजगार के अवसर में भी वृद्धि हुआ। वैश्वीकरण के कारण बिहार में रोजगार के अवसर में भी क्या हुआ, वृद्धि हुआ, है ना, ठीक है। बिहार के लोग दूसरे देश में काम करने के लिए गए। बिहार के बहुत सारे लोग जो है अमेरिका और भी अलग अलग जगहों पर क्या करने के लिए, काम करने के लिए गए, है ना। तो ये सब जो है बिहार में क्या हुआ, सकारात्मक प्रभाव हुआ। वैश्वीकरण का बिहार में सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हुआ, तो आपको ध्यान रखना है ना। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ। क्या हुआ, कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुआ। निर्यात में वृद्धि हुआ। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति हुआ। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति हुआ। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति, है ना, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुआ। विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तु उपलब्ध होने लगा बिहार में। रोजगार के अवसर में वृद्धि हुआ। तो कोई 5 लिख देंगे आप, हो जाएगा, है ना। इतना आपको ध्यान रखना है, कोई 5 लिख देंगे आपका हो जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं इसका नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ। अब वैश्वीकरण हुआ, इसका बिहार में निगेटिव इफेक्ट पर क्या पड़ा। वैश्वीकरण का बिहार में निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा। हर सिक्का का 2 पहलू होता है, एक होता है पॉजिटिव तो एक निगेटिव भी होता है। हर व्यक्ति में कुछ पॉजिटिव होता है तो कुछ क्या होता है, निगेटिव भी होता है ना। कुछ पॉजिटिव होता है तो कुछ निगेटिव भी होता है ना। जैसे हम में ही कुछ पॉजिटिव है तो कुछ निगेटिव भी है, आप में भी कुछ पॉजिटिव होगा तो कुछ निगेटिव भी होगा। तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होता है, कुछ ना कुछ निगेटिव भी होता है। कितना भी अच्छा व्यक्ति हो उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, कमी होता ही होता है ना। कुछ ना कुछ क्या होता है, कमी होता ही होता है। तो वही बात है, वैश्वीकरण का बहुत सारा सकारात्मक प्रभाव है लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। वैश्वीकरण का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, और नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा वैश्वीकरण का नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या पड़ा, इसको हम लोग देखते हैं। पहला, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा। बोला है कि बिहार में वैश्वीकरण के कारण जो कृषि था वो पीछे हो गया। जो कृषि आधारित उद्योग था वो भी धीरे धीरे क्या होने लगा, बंद होने लगा। जो कृषि पर आधारित जो फैक्ट्री बिहार में चल रहा था वह भी क्या हो गया, होने लगा, बंद होने लगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि बिहार में वैश्वीकरण के कारण कृषि और कृषि आधारित उद्योग क्या होने लगा, बंद होने लगा।
उसके बाद है कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव। बिहार में वैश्वीकरण के कारण जो कुटीर और लघु उद्योग थे वो उनका भी हालत क्या हो गया, खराब हो गया, वो भी खतरा में आ गया, वो भी बंद होने लगा। जो छोटे छोटे उद्योग थे बिहार में, है ना, बड़ा बड़ा जो कंपनी आया तो छोटे छोटे जो उद्योग थे, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग, वो भी क्या होने लगा, बंद होने लगा। ठीक है, छोटे छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग बंद होने लगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है रोजगार पर विपरीत प्रभाव। जब बड़ी बड़ी कंपनी आया तो बिहार में रोजगार एक तरफ बढ़ा तो दूसरी तरफ घटा भी, है ना। जो मतलब पढ़े लिखे लोग थे उसके लिए रोजगार बढ़ा, तो जो लोग मजदूर लोग थे उनके लिए रोजगार घट गया, क्योंकि मशीन से काम होने लगा। तो इस वजह से बहुत सारा कंपनी के आने के कारण बिहार में जो छोटा छोटा बहुत सारा उद्योग चल रहा था वो बंद हो गया और बहुत सारे लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ठीक, उसके बाद है आधारभूत संरचना का कम विकास के कारण कम निवेश। बोला है कि बिहार में जितना निवेश होना चाहिए वैश्वीकरण के कारण उतना निवेश नहीं हुआ, है ना। अलग देश जैसे गुजरात, राजस्थान, अन्य देशों में बहुत ज़्यादा क्या हुआ, निवेश हुआ, इन्वेस्ट हुआ, लेकिन बिहार में कम इन्वेस्ट हुआ, क्योंकि बिहार में विकास कम हुआ था। बिहार में अच्छा सड़क नहीं है, अच्छा बिजली नहीं है, जिस वजह से बड़ी बड़ी कंपनी बिहार में नहीं आई। तो वैश्वीकरण का ये भी एक निगेटिव प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण का निगेटिव प्रभाव क्या क्या है? वैश्वीकरण का निगेटिव प्रभाव तो कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की अपेक्षा जो खेती पर आधारित उद्योग था वो सब बंद होने लगा। कुटीर और लघु उद्योग जो छोटे छोटे उद्योग थे वो भी क्या होने लगे, बंद होने लगे, है ना। रोजगार पर विपरीत प्रभाव, छोटे छोटे उद्योग जब बंद हुए तो उसमें जो लोग काम कर रहे थे वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। और बिहार में उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं हुआ, उतना ज़्यादा कंपनी नहीं आया जितना आना चाहिए, है ना। बिहार में क्योंकि बिहार का विकास कम हुआ है, इस वजह से बिहार में, है ना, बिहार में बहुत सारा कंपनी नहीं आया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोनों ध्यान रखना, दोनों आपसे अलग अलग पूछा जाता है। ये सकारात्मक या नकारात्मक कोई एक ही पूछा जाएगा। बिहार में वैश्वीकरण का क्या सकारात्मक प्रभाव हुआ या क्या नकारात्मक प्रभाव हुआ, तो 5 पॉइंट आपको लिखना है ना। नेक्स्ट है भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दे। भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दे। भारत में वैश्वीकरण क्यों होना चाहिए, भारत में वैश्वीकरण क्यों होना चाहिए, इसके पक्ष में क्या क्या तर्क है ये देना है। वैश्वीकरण से क्या क्या होता है, वैश्वीकरण का क्या क्या लाभ होता है जिसके कारण भारत में वैश्वीकरण होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो वैश्वीकरण का क्या क्या लाभ होता है, पहला वैश्वीकरण के पक्ष में क्या क्या तर्क है, वैश्वीकरण का क्या क्या लाभ होता है, या भारत में वैश्वीकरण क्यों होना चाहिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा। पहला, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। वैश्वीकरण के कारण क्या होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी दूसरे देश का पैसा भारत में आता है, तो इसीलिए वैश्वीकरण होना चाहिए। वैश्वीकरण के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है ना। भारत जो है क्या करता है, दूसरे देश के, है ना, दूसरे देश का जो पैसा है वो भारत को प्राप्त होता है, तो इस वजह से वैश्वीकरण भारत में होना चाहिए। ठीक, दूसरा है प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण क्या होता है, प्रतियोगी शक्ति बढ़ता है, मतलब कंपटीशन बढ़ता है, और कंपटीशन बढ़ता है तो इससे भी क्या होता है, कंपनी लोग को फायदा होता है, मतलब एक आगे बढ़ रहा है तो दूसरा भी उसको देख करके आगे बढ़ता है, तो इस वजह से भी भारत में वैश्वीकरण होना चाहिए, है ना। प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होता है वैश्वीकरण के कारण, तो भारत जैसा देश अगर प्रतियोगिता करेगा दूसरे बड़े बड़े कंपनी के साथ तो ज़्यादा विकास करेगा, तो इसीलिए भी भारत में वैश्वीकरण होना चाहिए, है ना। उसके बाद नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक बोला है कि वैश्वीकरण है ना, वैश्वीकरण जो है क्या करता है, नया प्रौद्योगिकी के नया जो टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको प्रयोग करने में, है ना, सहायक है। भारत जैसा जो देश है अगर नया टेक्नोलॉजी जो भारत में दुनिया में आ रहा है उसको चलाने में यह क्या होगा, सहायक होगा, तो इस वजह से भी भारत में वैश्वीकरण होना चाहिए। इस वजह से भी भारत में क्या होना चाहिए, वैश्वीकरण होना चाहिए, है ना। उसके बाद है अच्छी उपभोक्ता वस्तु की प्राप्ति। वैश्वीकरण से अच्छा सामान मिलता है, दुनिया के अलग अलग देश का सामान सस्ता में कम कीमत में मिल जाता है वैश्वीकरण के कारण। जैसे हम लोग देखते हैं चाइना का सामान बहुत कम कीमत में मिल जाता है ना। तो इस वजह से जो है वैश्वीकरण होना चाहिए, है ना। नए बाजार तक पहुंच, वैश्वीकरण के कारण जो बिजनेसमैन होते हैं वो नए बाजार तक जाते हैं। जैसे भारत का कोई कंपनी है तो दुनिया के अलग अलग देशों में जाएगा, तो ये कंपनी को फायदा होता है, तो इसलिए भी वैश्वीकरण होना चाहिए। उत्पादन के स्तर को उन्नत करना। वैश्वीकरण के कारण क्या होता है ना, वैश्वीकरण में नया मशीन, उन्नत किस्म का मशीन, उन्नत किस्म का टेक्नोलॉजी, नया मशीन, नया टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो इस वजह से भी वैश्वीकरण होना चाहिए। तो वैश्वीकरण क्यों होना चाहिए
ये बताया गया है यहाँ पर वैश्वीकरण के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलता है वैश्वीकरण के कारण, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होता है वैश्वीकरण के कारण, नया नया टेक्नोलॉजी, भारत जो है नया टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में है ना मददगार साबित होगा, तो इसलिए भी वैश्वीकरण भारत में होना चाहिए। अच्छा उपभोक्ता वस्तु का प्राप्त होता है वैश्वीकरण के कारण, नया बाजार तक कंपनी जो है नया बाजार तक पहुंचता है वैश्वीकरण के कारण, और उत्पादन के स्तर सुधार होता है, उत्पादन के स्तर में सुधार होता है वैश्वीकरण के कारण। तो इन सभी कारण से वैश्वीकरण होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्वीकरण का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो आम आदमी होता है उसको, उस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बोल रहा है। जो आम आदमी है उस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, आम आदमी पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। आम आदमी जो होता है, आम आदमी पर वैश्वीकरण का दोनों प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। आम आदमी को क्या क्या फायदा होता है वैश्वीकरण के कारण, पहले हम लोग ये देखेंगे। वैश्वीकरण जब होता है तो उससे आम आदमी को क्या क्या फायदा होता है। पहला, उपयोग के आधुनिक संसाधन की उपलब्धता। आम आदमी को उपयोग करने के लिए अच्छा सामान उपलब्ध हो जाता है, पहली बात ये है ना। वैश्वीकरण के कारण आम आदमी को उपयोग करने के लिए विश्व स्तरीय सामान मिल जाता है, अच्छा है ना, आधुनिक सामान जो है उन लोगों को मिल जाता है, तो इसलिए वैश्वीकरण अच्छा है आम आदमी के लिए, है ना। उसके बाद आपका क्या है, रोजगार की बढ़ी हुई संभावना। वैश्वीकरण के कारण रोजगार अधिक होता है, वैश्वीकरण के कारण लोगों का रोजगार क्या होता है, बढ़ता है, रोजगार का संभावना अधिक से अधिक बढ़ता है, तो इसलिए भी वैश्वीकरण अच्छा है आम आदमी के लिए, है ना। और उसके बाद आधुनिक तकनीक की उपलब्धता, नया नया टेक्नोलॉजी मिल जाता है वैश्वीकरण के कारण आम आदमी को क्या मिल जाता है, नया नया टेक्नोलॉजी मिल जाता है ना। तो इस वजह से भी वैश्वीकरण होना चाहिए। तो वैश्वीकरण का ये सब क्या हो गया, फायदा हो गया। आम आदमी को वैश्वीकरण का क्या क्या फायदा है, तो आम आदमी को अच्छा सामान मिल जाता है, रोजगार का थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन मिल जाता है, नया नया टेक्नोलॉजी सीखने को मिल जाता है। ये वैश्वीकरण का आम आदमी के लिए क्या है, फायदा है। वैश्वीकरण का आम आदमी के लिए क्या है, यह फायदा है ना। ये आपको ध्यान रखना है ना। पहले वैश्वीकरण के लिए आम आदमी को क्या क्या फायदा है। वैश्वीकरण से आम आदमी को नया नया संसाधन मिलता है, नया नया सामान मिलता है, रोजगार का अवसर मिलता है, नया नया तकनीक उसको मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है आम आदमी पर, इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ता है आम आदमी पर। वैश्वीकरण के कारण बुरा प्रभाव क्या पड़ता है आम आदमी पर, तो बोलता है समानतः कम कुशल लोगों में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका। बोलता है जो लोग के पास स्किल नहीं है उसमें बेरोजगारी बढ़ जाता है। वैश्वीकरण के कारण क्या होता है, जिन लोगों के पास कुशलता नहीं है, काम करने का कुशलता नहीं है, तो मशीन आने के कारण क्या हो जाता है कि वो बेरोजगार हो जाते हैं, यानी जो सीधा मजदूर है वो लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं वैश्वीकरण के कारण। तो ये इसका निगेटिव प्रभाव है। उसके बाद है उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ जाता है। एक कंपनी दूसरे कंपनी से अच्छा सामान बनाने लगता है, जिसके कारण कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ जाता है ना। तो इसलिए भी वैश्वीकरण जो है थोड़ा गड़बड़ है ना। उसके बाद है श्रम संगठन पर बुरा प्रभाव। जो मजदूरों का संगठन होता है उस पर वो भी क्या हो जाता है, वैश्वीकरण के कारण कमजोर हो जाता है। मजदूरों का संगठन जो होता है वो भी वैश्वीकरण के कारण क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। उसके बाद मध्यम एवं छोटे उत्पादक को कठिनाई। जो मध्यम और छोटे उत्पादक होते हैं, यानी जो लघु और कुटीर उद्योग होता है वो बंद होने के कगार पर आ जाता है। जो लघु और कुटीर उद्योग होता है वो क्या होता है, बंद होने के कगार पर आ जाता है वैश्वीकरण के कारण। बड़े बड़े कंपनी के सामने छोटा कंपनी नहीं टिक पाता है, बड़े बड़े कंपनी के कारण छोटा कंपनी नहीं टिक पाता है। इस वजह से भी यह अच्छा नहीं है वैश्वीकरण। उसके बाद कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में संकट, है ना। बोला नया वैश्वीकरण के कारण क्या हो जाता है कि बड़ा फार्म हाउस में खेती होने लगता है, जिस वजह से जो आम किसान है उनका वैल्यू नहीं रहता है, आम किसान का सामान का उतना वैल्यू नहीं हो पाता है, और उनका भी स्थिति क्या हो जाता है, संकट में आ जाता है। तो इसके कारण भी वैश्वीकरण अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का ये सब हो गया नकारात्मक, आम आदमी पर नकारात्मक प्रभाव। क्या होता है इससे, जो जिनके पास स्किल नहीं है, जिसके पास कुशलता नहीं है, अकुशल लोग हैं, उसमें बेरोजगारी बढ़ जाता है ना। छोटा कंपनी कंपटीशन को फेस नहीं कर पाता है ना। प्रतियोगिता बढ़ जाता है, तो जो छोटा कंपनी होता है वह जो है कंपटीशन को फेस नहीं कर पाता है। उसके बाद श्रम संगठन पर बुरा प्रभाव। जो मजदूरों का संगठन होता है ना, वो भी कमजोर हो जाता है। उसके बाद है मध्यम एवं छोटे उत्पादक को कठिनाई। जो छोटे कंपनी होता है वो बंद होने के कगार पर पहुंच जाता है वैश्वीकरण के कारण, बड़े कंपनी के सामने वो नहीं टिक पाता है। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का भी संकट। बोला कि खेती भी बड़े फार्म हाउस में होने लगता है विदेशों में, जिस वजह से क्या हो जाता है कि
कृषि उत्पाद जो है उसके निर्यात में भी कमी आ जाता है, मतलब इसका स्थिति भी संकट में पड़ जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन था, ये चारों 4 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है ना। अब आपका एक चैप्टर और बचा है, इसमें एक चैप्टर और बचा है, उसको हम लोग क्या करेंगे कल के क्लास में, कल मतलब एक चैप्टर और हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसके बाद आपका पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना। पूरा इकोनॉमिक्स हम लोग कंप्लीट करने के बाद फिर रिवाइज करेंगे और आराम आराम से सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो अब लगभग सिलेबस हम लोग का लग जा चुका है, अब आपका बहुत ही कम सिलेबस बचा है, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर ही लेंगे। जैसे अगर बात करें हम लोग सिर्फ सर इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ के मार्क्स आ सकता है, हम लोग पढ़ेंगे सब चैप्टर, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आता है सिर्फ उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, उसकी क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और आराम आराम से हम लोग क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, लिखने का तरीका सीखेंगे, है ना, और सब कुछ समझेंगे भी। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट आराम आराम से पढ़ें, अगले बार में हम लोग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आंसर को आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो लिखने का तरीका है वो हम लोग देख पाएँ, उसको हम लोग सीख पाएँ, इस पर भी हम लोग वर्क करेंगे। याद ही नहीं होता, देखिए याद नहीं करना, जैसे आप ना वैश्वीकरण का ये हम आपको समझाएं, मान लीजिए कि इसके बारे में आप कोई क्वेश्चन ले लीजिए दीर्घोत्तरीय का, उसको आपको हम समझाएं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चीज़ देखता है, तो ये आपको समझ लेना है कि सस्ता मजदूर देखता है ना, सस्ता कच्चा माल देखता है, टेक्नोलॉजी की उपलब्धता देखता है, और इसके बारे में खुद से लिखिए, अपने मन से खुद से लिखना है कि किसी कंपनी को फैक्ट्री लगाने के लिए मजदूर का ज़रूरत होता है, तो जहाँ पर सस्ता मजदूर मिलता है कोई कंपनी वहीं पर अपना फैक्ट्री लगाता है। इस तरीक़ा से खुद से आपको लिखना होगा। कच्चा माल, तो कच्चा माल लिख करके हम लोग लिखेंगे किसी कंपनी को, है ना, कंपनी को, है ना, उत्पादन के लिए कच्चा माल का ज़रूरत होता है, तो जहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, जहाँ पर कच्चा माल सस्ता दाम में मिल जाता है, कोई भी कंपनी अपना फैक्ट्री वहीं लगाना चाहता है ना। तो इस तरीक़ा से आपको इसके बारे में जैसे समझे आप, उसके बाद आपको खुद से इसके बारे में जितना समझ लिए उसको सोचना है और लिखना है, और लिखने का प्रैक्टिस करने से ये होगा या समझ में आपको आएगा। जब तक लिखने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिखने का प्रैक्टिस करना है। जैसे आपको हम पॉलिटिकल साइंस का दे दिए नोट्स, तो उसमें जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हुआ है, टिक उसमें लगा हुआ है ना कि ये क्वेश्चन इतना बार पूछा, ये क्वेश्चन इतना बार, तो जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा है, मतलब जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन बैंक में आ चुका है, उसका आप लोग प्रैक्टिस करना चालू करिए डेली, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन का। एक भी क्वेश्चन अगर आप डेली कर लेंगे दीर्घोत्तरीय का, तो आपको लिखने का परेशानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो उसका आपको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे कोई भी चीज़ आपका है, भारत के संविधान का विशेषता, तो हम पढ़ लिए भारत के संविधान का क्या क्या विशेषता है, फिर उसको खुद से हमको क्या करना है, लिखना है अपने भाषा में, जितना हमको समझ में आया उसको खुद से लिखने का प्रैक्टिस करना, प्रयास करना है। तो कौन कौन लोग लिखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं बताइए, तो कौन कौन लोग खुद से सोच सोच के लिखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको हम बोले कम से कम एक क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करिए। एसएसटी में, दीर्घोत्तरीय में, हर विषय में दीर्घोत्तरीय में कम से कम रोज एक क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तब जाके आपका बहुत अच्छा हो जाएगा लिखने का तरीका, आंसर राइटिंग सही हो जाएगा आपका। कौन कौन लोग कर रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिएगा। कौन कौन लोग डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कम से कम प्रयास कर रहे हैं। एक बार जो देखिए, एक अगर पोल हो जाता तो पता ही चल जाता ना। हाँ सर, नहीं सर, हाँ सर, नहीं सर, चल रहा है। चलिए, हम लिखते हैं यहाँ पे, आप लोग को बताना है। जो लोग कर रहे हैं वो लोग 1 दबाएंगे, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग 2 दबाएंगे, ठीक है।
जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग एक दबाएंगे, जो लोग नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग दो दबाएंगे, ईमानदारी से कि क्या आप डेली एक क्वेश्चन कर पा रहे हैं प्रैक्टिस या नहीं। पहले हम देख लेते कितना लोग कर पा रहे हैं। चलिए पोल हो रहा है, आप लोग बताइएगा, है ना, कितने लोग कर रहे हैं। जो लोग डेली कर रहे हैं ईमानदारी से वो एक दबाइएगा, नहीं कर रहे हैं तो एक एक नहीं दबाना है, तब दो दबाना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो दो दबाना है ना। दीर्घ उत्तरीय का, दीर्घ उत्तरीय कम से कम एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर पाइए। अपने भाषा में बहुत कम लिख पाते हैं, नहीं तो जितना आप पढ़ने के बाद जितना आपको समझ में आया उतना आपको लिखना है। अगर डेली आप अगर 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे कोई भी विषय में तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो 50-50 का आंकड़ा है, मतलब आधा बच्चा कर रहे हैं आधा नहीं कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं उन्हीं को दिक्कत हो रहा है, जो कर रहे होंगे उनको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। जो आधा बच्चा नहीं कर रहे हैं उनको दिक्कत हो रहा होगा इस चीज़ में, तो उनको भी करना होगा। इसी वजह से तो हम बोलते हैं आपको कि डेली जैसे पैनल पीडीएफ मिला तो आपको कम से कम क्वेश्चन आंसर का तो नोट्स बनाना ही बनाना चाहिए, है ना। क्वेश्चन आंसर का तो नोट्स बनाना ही बनाना, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है तो अधिक से अधिक लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि अधिक से अधिक बच्चा यहाँ पीडीएफ का प्रैक्टिस करता है, तो पीडीएफ का प्रैक्टिस करिएगा तो एग्जाम में दिक्कत हो सकता है ना। दीर्घ उत्तरीय में आप जो है दिक्कत आपको हो सकता है पीडीएफ का प्रैक्टिस करने से। तो इसीलिए आपको क्या करना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है, मतलब सेल्फ नोट्स का प्रैक्टिस करना है। सेल्फ नोट्स का मतलब कम से कम क्वेश्चन आंसर तो खुद से जरूर लिखना है, कम से कम क्वेश्चन आंसर का नोट्स जरूर बनाना है, तब जाके आप अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में, है ना। कम सब विषय में क्वेश्चन आंसर का नोट्स आपको बनाना है। बहुत सारा बच्चा है जो बताता है सर क्वेश्चन आंसर भी नहीं लिखते हैं, खाली पीडीएफ पढ़ लेंगे तो नहीं हो जाएगा, टाइम नहीं बचता है, क्या करें। इस तरीक़ा से टाइम बचता है नहीं बचता है, लेकिन आपको कम से कम क्वेश्चन आंसर पूरा अपने भाषा में लिखना होगा। अगर आप पूरा नोट्स नहीं लिख पाते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, पूरा नोट्स लिखे तो और अच्छा है। अगर नहीं लिख पाते तो कम से कम क्वेश्चन आंसर आपको अपने भाषा में जरूर लिखना है ना। तभी आप जाके दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय ये सब क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। और एक बार नहीं, एक बार तो हम लिख लिए नोट्स बना लिए उससे नहीं होगा, एक बार में नहीं होता है, उसको फिर आपको कई बार उसको प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके हो पाएगा आपसे, है ना। ठीक है, चलिए संजय सर आ चुके हैं, संजय सर आ चुके ही हैं, ऑफिस में है संजय सर, क्लास होगा आज आपका, है ना। संजय सर आ गए हैं। क्वेश्चन बैंक पढ़ के 450 प्लस आ सकता है, बिल्कुल। आप जितना क्वेश्चन बैंक अगर पूरा एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, एक बार पूरा बुक आपको पढ़ना होगा, एक बार पूरा बुक आप अगर ऊपर भी पूरा बुक एक बार आप पूरा सिलेबस इस पार से उस पार पढ़ लिए हैं और उसके साथ आप क्वेश्चन बैंक लगा लेते हैं तो आपका 450 प्लस आराम से आ जाएगा। एक बार पूरा सिलेबस को इस पार से उस पार करना है, एक बार पूरे सिलेबस को इस पार से उस पार पढ़ना है और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं तो आपको आराम से 450 प्लस आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे बनाना, प्रैक्टिकल का कॉपी के लिए देखिए, एक किताब आप जाएंगे दुकान पे तो एक आपको कॉपी देगा और एक किताब देगा, है ना। दुकान वाला कोई भी आप जाएंगे स्टेशनरी के दुकान पे या बुक के दुकान पे तो आपको बोलिएगा प्रैक्टिकल कॉपी और उसका बुक दिया जाएगा। तो जो बुक दिया जाएगा तो उस बुक के मदद से ही आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल कॉपी लिख लेंगे। उसमें लिखा रहेगा प्रयोग संख्या 1 तो आप प्रयोग संख्या 1 लिख दीजिएगा, प्रयोग संख्या 2 लिख दीजिएगा, है ना। उसमें जैसे जैसे लिखा रहेगा वैसा ही उसमें लिख देना है चुपचाप, है ना। और उसमें आपको एसएसटी में 10 आदमी का नाम भी लिखना पड़ता है, 10 व्यक्ति का नाम जो आपके गांव के हों उनका नाम लिख के और उनसे सिग्नेचर करवा लेना होगा कि उसको आप पढ़ाए हैं, उसको आप पढ़ाए हैं, है ना। तो गांव में जो 10 व्यक्ति आपके आसपास के होंगे उनको आप क्या करिएगा, उनका नाम लिख लीजिएगा और उनको जो है आप उनसे सिग्नेचर करा लीजिएगा, है ना। निरक्षर व्यक्ति होना चाहिए, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं उनको आप हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर करना सिखाए हैं, इसके लिए 10 नंबर आपको दिया जाता है। तो उसके लिए भी आप गांव में वो करके और गांव में किसी से आप सिग्नेचर करवा लेंगे, ठीक है। तो फिर आप उसको स्कूल में जमा करेंगे तो आपका प्रैक्टिकल कॉपी हो जाएगा। पिछले साल का, हाँ पिछले साल का प्रश्न का ही प्रैक्टिस करना है सर। गैस पेपर या गाइड पर है, हम बोलेंगे कि आप गैस पेपर गाइड को नहीं पढ़िए, जो हम नोट्स दिए उसको काफ़ी है आपके लिए। वैसे आप नोट्स अगर आप मेरा देखिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस का देख लीजिए, उसमें आपका हर चीज़ है
है ना, हर चीज़ आपका उसमें है। तो उसको आप पढ़ लेते हैं, उस भाषा में आप पढ़े हैं, उसी भाषा में आप उत्तर लिखेंगे, उसी भाषा में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए नोट्स बेहतर होगा आपके लिए, है ना। नहीं तो फिर आप गैस पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ पे दूसरा भाषा में आंसर लिखा है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। हम लोग दूसरे भाषा में पढ़े हैं, वहाँ दूसरे भाषा में लिखा है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, नोट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। कोई बुक से बेहतर होगा नोट्स आपके लिए, अगर पूरा पढ़े हैं तो। जो लोग अब कुछ पढ़े ही नहीं, पूरे साल नहीं पढ़े हैं, तो तब उनको क्या होगा, तब उनको जो है गैस पेपर गाइड ये पढ़ना है, आगे भी उनको क्लास नहीं पढ़ना है, तब वो अपना नोट्स गाइड गैस पेपर से याद कर सकते हैं। जो लोग क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जिस भाषा में आप पढ़ते हैं उसी भाषा में आप तैयारी कीजिए, उसी भाषा में आप उत्तर लिखने का प्रयास करिए। इस बार एग्जाम में सिर्फ 60 ऑब्जेक्टिव आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पूरा आपका 100 आ रहा है, 80 आ रहा है, एसएसटी में 80 आ रहा है, दोगुना आएगा। दस आदमी का नाम लिखना है, कितना उम्र के आदमी का नाम लिखना है, उम्र थोड़ा होना चाहिए ज़्यादा, मतलब जो लोग पढ़ा लिखा ना हो खास करके, कम से कम रखिएगा, 25 से ऊपर ही रहे तो अच्छा है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को कितना पेज में लिखेंगे? अच्छा, पेज का बात हो रहा है तो 2 पेज आपका जाएगा इसमें। एग्जाम वाला जो पेज होता है उसमें हम लोग चौथाई छोड़ने के बाद उसको 2 पेज में लिखते हैं, है ना। एक में भी हो जाए तो कोई कोई आंसर तो कोई दिक्कत नहीं है, या 1.5 से 2 पेज में आप अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ठीक है, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेंटअप एग्ज़ाम 19 से स्टार्ट हो रहा है। 100 में 100 मार देंगे तो क्या होगा, 100 में 100 नहीं मारना है, 100 में 50 ही मारना है। नहीं तो जो 50 लास्ट वाला होगा उसका आपका चेक नहीं होगा, शुरू का ही 50 आपका चेक होगा, बाद वाला 50 आपका चेक नहीं होगा। तो इसीलिए जो जो आपको आता है सिर्फ उसी को बनाना है, जो नहीं आता उसमें रिक्स ही नहीं लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।